वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक आज आपके सामने लेकर आ गया हूं आपके क्लास का यानी वर्ग 10th का। यदि आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आपके विज्ञान विषय का ये पुस्तक जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है, ये पुस्तक जो कि NCERT सिलेबस पे आधारित है। किस पे आधारित है? NCERT सिलेबस पे आधारित है। और यह पुस्तक, जब इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये जो पुस्तक है, इन्हीं सब पुस्तकों को पढ़कर बड़े से बड़े एग्जाम्स की तैयारी किया जाता है। तो क्यों ना आपके पास यदि आज समय है तो इसी पर जी तोड़ के मेहनत करें। दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसके बारे में, इसके अंदर 16 चैप्टर दिए हुए हैं। कितने चैप्टर दिए हुए हैं? जब आप पेज पलटिएगा तो आपको दिखेगा आपके इस पुस्तक का विषय सूची। क्या दिखेगा? विषय सूची दिखेगा। इसमें 16 चैप्टर दिए हुए हैं। कौन सा चैप्टर किस विषय के अंतर्गत आता है, यानी आपका यह विज्ञान के 3 सेक्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन सा चैप्टर किस सेक्टर में आता है, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, और आप अपने इस क्लास के साइंस विषय का या फिर किसी भी विषय का नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में, और ये जो आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसका आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपना नोट्स अच्छे से अच्छे ढंग से बना सकें, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो कल 7-8 मिनट का वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस वीडियो के लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। तो मैं आपका समय नहीं बर्बाद करता हूं। यदि आप क्लास 10th के सिंसियर स्टूडेंट हैं, आई होप आप सिंसियर होंगे तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप सिंसियर हैं तो ये टॉपिक आप देखिए, और इस चैप्टर को हम पूरे थ्रोली और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, अभ्यास कार्य भी करेंगे, और वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो सारे के सारे प्रश्न इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे और आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाएंगे, जो आपके स्कूलों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया यानी जिस समय रासायनिक अभिक्रिया तत्वों के बीच हो रही होती है, तत्व और यौगिकों के बीच, उस समय उनके के बीच क्या होता है उस बारे में पढ़ना है। फिर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया होता है उसको हम कैसे रासायनिक समीकरण में लिख लेते हैं। फिर और पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। आपके इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दोस्तों, आपने क्लास 9th में, यदि आपने अपने क्लास 9th में पढ़ा है तो क्लास, और नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पर आपका पहला चैप्टर, उसमें सारे के सारे पदार्थ, तत्व, यौगिक के बारे में समझाए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसमें जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, क्या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके, क्या करके? आपस में संयोग करके जब एक नए उत्पाद को बनाता है, एक नए यौगिक या एक से अधिक यौगिक या तत्व को बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग खाना खा देते हैं और खाना खाने के बाद पेट में खाना का पचना, क्या है? पचना। अब खाना पेट में पच जाता है, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, हमारा सांस लेना, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हैं? और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो पूरे चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी की सभी क्रियाएं क्या हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू होता है। विद्यार्थियों, इस रासायनिक अभिक्रिया में एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या? क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? HCl। लेकिन ये फार्मूला भी संतुलित नहीं है। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो संतुलित और असंतुलित 2 तरह का होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 यौगिक तैयार करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन तत्व के 2 अणु और क्लोरीन तत्व के 2 अणु मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 यौगिकों को तैयार करते हैं। क्लियर? ये समीकरण ये कहता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या दिखा रहा है कि ये जो दोनों तत्व आपस में मिल रहे हैं, इन दोनों तत्वों के मिलने से एक नए उत्पाद को क्या हो रहा है? नया उत्पाद बन रहा है। तो आई होप आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये तत्व सब उपलब्ध हैं।
इन तत्वों को क्या कहते हैं? तो जो तत्व आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तत्व कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक, यानी इंग्लिश में रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बोले या प्रतिफल बोले। क्या बोले? उत्पाद या प्रतिफल बोले। विद्यार्थियों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी कि पंखा बंद कर देने पर पसीना हो जा रहा है आदमी को, हालत ख़राब हो रहा है। हालांकि आपके प्यार और मोहब्बत से ये गर्मी भी हमें नहीं उतना महसूस हो रही है, इतना प्यार आपका है हमारे साथ। तो चलिए, तो ये अभिकारक और क्या है? प्रतिफल। तो आई होप आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी समझ गए होंगे। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे। किस पे? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। इसके टाइप्स के बारे में चलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या तो उससे ऊष्मा का निष्कासन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का निष्कासन होता है। दो तरह की ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब समझते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने बोला है, क्या है? ये वाला यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब प्रकार में समझते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। दो प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक। और ये है इंडोथर्मिक। थर्म शब्द जब भी मिले, आप इंग्लिश में कहीं भी एंटोसाइन वगैरह पढ़ते हैं, थर्म मिले तो आपको उसको टेम्परेचर से समझना है। थर्म, थर्मामीटर है नहीं? तो ऐसे तो ये जो ऊष्मा की बात आई है तो क्या है? तो इसको बोलेंगे जो थर्मा, जो ऊष्मा को छोड़ रहा है, बाहर छोड़ रहा है, यानी एक्सोथर्मिक। और जो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है यानी इंडोथर्मिक। ठीक, तो इसका इंडोथर्मिक और इसका एक्सोथर्मिक। यहाँ पर जब हो रही होती है रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ले लेते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना सूर्य के प्रकाश के ऊष्मा के संभव है? बताइए, संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लियर? अब रही ऊष्माक्षेपी। चूना आप लोग गांव में पोचारा उचारा करते हुए देखते होंगे, कभी देखे होंगे नहीं? अगर आजकल तो पेंट वगैरह आ गया है तो शायद नहीं देखे होंगे नए जनरेशन में, लेकिन पहले पोचारा बड़ी होता था। तो पोचारा गांव में होता था, दीवार पर तक क्या होता था, आता था। चाहे खैनी बनाने वाला दुकान पर देखे होंगे खैनी, तो खैनी देखे होंगे, जो चूना जो होता है ना, उसमें पानी रखने पर वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। यानी वो चूना और पानी का जब रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो वो क्या है? ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। तो आई होप आप इसके प्रकार को भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण होता है, हमने जो शुरू में क्या कहा, चलिए एक हम एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या है? कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया, दहन मतलब जलना, दहन मतलब जलना, यानी जब कोई प्रोसेस किसी चीज़ में आग लग जाए तो ये जो प्रक्रिया होती है जलने की, उसको दहन कहा जाता है। यानी मैग्नीशियम के रिबन में यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगा दी जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस चीज़ को यदि हमें लिखना है किस चीज़ में? रासायनिक समीकरण में। किसमें? रासायनिक समीकरण में। यदि इस चीज़ को हम चाहते हैं रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए तो हम लिखेंगे क्या? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम प्लस O2 बनेगा क्या? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, हम आपको संतुलित और असंतुलित दोनों समीकरण के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये संतुलित, लेकिन इस जो बात मैंने बोला एग्जाम्पल आपके पास कि मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाए तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा।
ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, जिन जिन तत्वों का मैं नाम रख रहा हूँ या यौगिकों का नाम रख रहा हूँ, उसको उसके संकेतों एवं सूत्रों के आधार पर, क्या संकेतों और सूत्रों के आधार पर इस अभिक्रिया का निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब है यहाँ पर इसके बाद कि ये जो रासायनिक समीकरण जो आप देखे हैं, ये रासायनिक समीकरण होते कितने टाइप के हैं? तो रासायनिक समीकरण होते हैं दो टाइप के, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड, संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दो प्रकार के होते हैं। अभी ये समीकरण क्या है? असंतुलित। असंतुलित कैसे है? तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है और मैग्नीशियम 1 है। और संतुलित रासायनिक, चलिए समझते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण को। संतुलित यानी बैलेंस्ड, हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो मैंने बोर्ड मिटा लिया है। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। एक है संतुलित, क्या है? संतुलित रासायनिक, अब उतना लंबा नहीं लिखे हैं, रासायनिक समीकरण का शॉर्ट लिखते हैं। और दूसरा है असंतुलित, क्या है? असंतुलित। और जितना चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या होता है? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ यानी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में अणु या परमाणुओं की संख्या समान हो, अणु और परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की में परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणु एवं अणुओं की संख्या क्या हो? डिफरेंट हो, यानी एक नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे हम लिख दिए H2 और O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। ये भी O2 होता है, क्या बनाएंगे? H2O। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। कितना है? ऑक्सीजन 2 है। लेकिन क्या यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है? नहीं है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन में यहाँ पहले 2 लगा देंगे, तो अब यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आई होप आप संतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण, यही रासायनिक समीकरण जब H2 और O2 था, और तब जब ये बना रहा था H2O, और मैं इस तरीके से इसे लिख दूं जो आपके सामने लिखा है, अगर इस तरीके से लिख दूं तो इसका मतलब ये क्या है? इधर काउंटिंग में और इधर काउंटिंग में और इधर के टोटल काउंटिंग में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यदि इसमें 2 से गुना करेंगे H2 में, ये कभी संभव नहीं है कि H2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो H4 हो जाएगा। ये गलत है, H4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं H4 नहीं लिख सकता, इसका यही फॉर्मूला है और यही रूल्स हैं। तो आप इसके रूल्स से ही चलेंगे, इसके रूल्स को नहीं छोड़ेंगे। तो आई होप आप संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, इसमें मैंने इतने ही टॉपिक को लिया था, इस क्लास में मैंने इतने ही टॉपिक को लिया था। इसके बाद जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें हम समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे, मतलब जो भी रासायनिक समीकरण असंतुलित हैं उन्हें कैसे संतुलित करें। और भी आगे आपके किताब में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं इस पुस्तक में, उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में इसी तरह से दिल से चर्चा करेंगे, ताकि आपके दिल तक बात पहुँचे। यहाँ मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ये दिल से निकली हुई आवाज़ है जो आपके दिल तक पहुँचेगी। तो यहाँ क्या है, आप वो सारे की सारी चीज़ें समझेंगे अगली क्लास में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसे आप प्रॉपर पढ़िए और पढ़ने के बाद में अपना एक नोट्स भी बनाइए। ऑफलाइन बैचेज में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी पढ़िए, और उसके साथ इस रेफरेंस को जरूर रखिएगा, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आई होप आप ये सब सारी की सारी चीज़ें समझे होंगे। और हमसे जो अंत में आपको बता दूं कि हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से जाकर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान को सर्च कर सकते हैं और पेज को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टा पर इसी तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके सहारे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान का नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप ये सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय,
वंदे मातरम।